आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आपने वक्त वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और सेना अध्यक्ष को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी भारतीय सेना किसी से कम नहीं है, हर तरीके से सक्षम है जवाब देने में भी। दुश्मनी अगर हमारी तरफ दुश्मन भरी आंखों से देखा जाएगा तो उसका जवाब देना हम जानते हैं, दुश्मनी हम आगे बढ़कर निभाते हैं। लेकिन अब उसका प्रमाण दिखाती हुई कुछ तस्वीरें आज हम आपके साथ साझा करेंगे। और आज खास दिन इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में कमांडर स्तर की बातचीत होनी है। 10वें राउंड की ये मीटिंग, जिस पर न सिर्फ चीन की निगाहें बल्कि पाकिस्तान की भी निगाहें हैं, क्योंकि चीन के दम पर ही पाकिस्तान कूदता है, उछलता है और चीन के पुश करने पर ही पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता है। मोल्डो में ये 10वें राउंड की मुलाकात होनी है। चीन और भारत की तरफ से कमांडर्स एक बार फिर से आमने सामने होंगे, लेकिन चीन पर भरोसा करना कतई भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि चीन की फितरत है, कहता कुछ है करता कुछ है। ऐसे में चीन की तरफ से फिर से कोई धोखाधड़ी हो सकती है। भारत एकदम अलर्ट है। 10वें दौर की बातचीत पर निगाहें हिंदुस्तान की भी हैं, चीन की भी हैं और साथ ही साथ बाकी देशों की भी हैं, क्योंकि दुनिया भर में चीन को कई देश ऐसे रहे जो कि हिंदुस्तान के साथ आकर चीन को आलोचना भरी नजर से देखा भी और आलोचना की भी। ऐसे में पराक्रम हिंदुस्तानी सेना का जिन तस्वीरों के जरिए सामने आया है, उन तस्वीरों को देखने के बाद हर देशवासी का सीना फक्र से चौड़ा हो गया है। 56 इंच का सीना है और शौर्य, पराक्रम, साहस को दिखाती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। गलवान घाटी में जो हिंसा की घटना सामने आई थी, हमारे 20 जवानों को हमने खोया था, शहीद हो गए थे, लेकिन कैसे चीन को उसका डबल नुकसान झेलना पड़ा और अब कैसे चीन बेसहारा हो गया है। खास बात यह भी कि 10वें राउंड की बातचीत से पहले चीन ने पहली बार यह कबूला है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसमें उसके भी सैनिकों को नुकसान पहुंचा। हालांकि वो बात अलग है कि 5 सैनिकों की मौत की खबर चीन की तरफ से सामने आई है, लेकिन इस बातचीत से पहले, ठीक बातचीत से पहले एक प्रोपेगेंडा साबित करता हुआ वीडियो भी सामने आ रहा है, जो कि भारत पर दबाव डालने की नजर से क्या हो सकता है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन पहले बड़ी खबर, भारत चीन के बीच में 10वें राउंड की आज बातचीत हो रही है। मोल्डो में कमांडर लेवल की ये बातचीत, जिसमें गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग से सैनिकों की वापसी पर बातचीत संभव है। पैंगोंग लेक से सैनिकों की वापसी की समीक्षा होगी। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल मेनन इस मीटिंग की अगुवाई करेंगे। एक बार फिर से जब हिंदुस्तान और चाइना की तरफ से कमांडर्स आमने सामने बैठेंगे तो जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जहां जहां हो चुकी है उनको लेकर तो समीक्षा की ही जाएगी, लेकिन बाकी एरिया को लेकर, जैसे गोगरा हुआ, हॉट स्प्रिंग हुआ, ऐसे इलाकों को लेकर भी बातचीत होगी कि वहां अब डिसएंगेजमेंट कब से शुरू होना चाहिए। इसी बीच अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन, और एक तरफ सेना हटाने पर राजी है, वहीं चीन की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर देश में सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई है। ये वीडियो गलवान का है, जिसे चीन की मीडिया में दिखाया गया। ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम को बहुत गौर से देखिएगा। कैसे हिंदुस्तानी सेना का पराक्रम और शौर्य किसी से कम नहीं है और कैसे चीनी सैनिकों को खदेड़ा हिम्मत और साहस के जरिए, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। भारत का जोश हाई, जल थल नभ, जब तीनों तरफ से घिर गया चीन, तो अब कबूला भी है कि उनके सैनिकों को उनका नुकसान हुआ। 5 सैनिकों की हालांकि मौत की बात कबूल चीन के जरिए की गई है, लेकिन ये नुकसान कहीं ज्यादा है। ये लगातार सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाकी देशों के जरिए भी दावा किया गया है। कुछ तस्वीरें दिन के वक्त की हैं जो आप देख रहे हैं, और कैसे देखते ही देखते वहां जमावड़ा हो गया था चाइना और हिंदुस्तान दोनों ही तरफ के सैनिकों के जरिए, लेकिन फिर चीन के सैनिकों को बैकफुट पर जाना पड़ा। जब देखा कि इतना नुकसान हो गया है, जब देखा कि हिंदुस्तानी सैनिक दमखम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं, जो कि बार बार सेना अध्यक्ष के जरिए भी अलग अलग वक्त पर कहा गया है। रक्षा मंत्री ने भी इस बात को बोला है, प्रधानमंत्री ने भी सेना का हौसला बढ़ाया है कि हम दुश्मनी में आगे नहीं रहते, लेकिन अगर हमारी तरफ टेढ़ी आंख करके देखा, टेढ़ी नजर से देखा, तो फिर जवाब इसी अंदाज में दिया जाता है जो आप इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। एक एक फ्रेम देखना जरूरी है, हर देशवासी को ये तस्वीरें देखनी जरूरी है, क्योंकि चीन की पोल इन्हीं तस्वीरों के जरिए खुल गई है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञों ने चीन को उसकी हद में रहने की सलाह कैसे दी है, आपको सुनना चाहिए। इलाके में हिंदुस्तान और चाइना का डिसएंगेजमेंट तकरीबन पूरा हो गया। इस समय चाइना ने पहली बार कबूल किया है कि गलवान में जो क्लैश हुआ था हिंदुस्तान और चाइना की फोर्सेस के बीच में, चाइना के 5 लोग मारे गए थे। चाइना
इसके माध्यम से एक मैसेज भेजना चाहता है शायद हिंदुस्तान को कि दोस्ताना रिश्ते कायम किए जा सकते हैं। इस समय ज़बरदस्त डिस्ट्रस्ट है चाइनीज़ आर्मी और हिंदुस्तान आर्मी के बीच में, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकली डिस्ट्रस्ट है और वो रिश्ते नाते दोबारा कभी भी कायम नहीं हो सकते। चीन ने हमारे जाबाज सिपाहियों को काफ़ी समय तक जांचा और परखा। 15 मई के बाद किस तरीके से हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पहली बार मेरे विचार से हिस्ट्री में काफ़ी समय के बाद में चीन ने अपनी कैजुअलिटीज़ कबूल की हैं। पहले तो वो कबूल ही नहीं करते थे, तो ये सब वो छुपा गए। अभी उस समय छुपाने से हर चीज़ छुप तो नहीं सकती है, और ये एक प्रोफेशनल आर्मी का तरीका नहीं है काम करने का। चीन ने ऑफिशियली एडमिट कर लिया है कि उनके सोल्जर्स मारे गए हैं। अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, न कोई इसके लिए एक्नॉलेज किया था। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी ट्रूप्स को नीचे विड्रॉ किया है, जानते हुए कि शायद अब इंडियन आर्मी एक इतना लाइटली नहीं लेगी, और इंडियन गवर्नमेंट डिटरमाइंड। प्रधानमंत्री मोदी जी का शायद उन्होंने अच्छा स्वरूप देख लिया है। चाइना ने अब आखिर में जब ये लद्दाख के अंदर जब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हो गया है और माना है कि अब गलवान घाटी के अंदर उसके सैनिक मारे गए हैं, अब उसने माना है कि उसके 4 अफसर और 40 आदमी मारे गए हैं, पर अभी भी वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। और चाइना अब समझ गया है कि हिंदुस्तान जो है ये वो 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, अभी हिंदुस्तान 2021 वाला हिंदुस्तान है, और ये ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। एक के बाद एक चीन की तरफ से ये प्रतिक्रिया क्या ये इशारा कर रही है कि देर आए दुरुस्त आए? चीन ने कबूल कर लिया है कि नुकसान हुआ ही है। चीन डिसएंगेजमेंट को लेकर राजी हुआ भी और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को किया भी, और ऐसे में इस वीडियो को जारी करके क्या संदेश चीन देना चाहता है, आपके लिए जानना जरूरी कि कैसे चीन ने कबूल कर लिया है कि उसके 5 सैनिक मारे गए, जिसमें से कि 4 झड़प के दौरान और 1 रेस्क्यू के दौरान मारा गया। आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से सैनिक हैं जो कि चीन की तरफ से ये माना गया कि कौन कौन मौत की घाट उतारा गया भारतीय सैनिकों के जरिए। की फाबाओ रेजिमेंटल कमांडर जो कि उसी झड़प में मारा गया, चेन होंगुन चीनी सैनिक, चेन शियांग रोंग जो कि चीनी सैनिक है, जियो सुआन जो कि चीनी सैनिक, और ऐसे ही वांग जुओरोन जो कि चीनी सैनिक इसी झड़प में मारा गया। भारतीय सेना अपना दमखम दिखाने में किसी भी तरह से पीछे नहीं रही, लेकिन चीन अगर 5 सैनिकों की मौत की बात कबूल रहा है तो ये भी एक बड़ा संदेश है। डिफेंस एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि चीन देर आया दुरुस्त आया, और कैसे चीन ने कबूल कर लिया है, लेकिन अलग अलग देशों के अलग अलग दावे हैं। हिंदुस्तान कह रहा है 40 से कम तो बिल्कुल नहीं, 40 से ज्यादा ही ये संख्या हो सकती है। कितने सैनिक मारे गए, बाकी एजेंसियां क्या कह रही हैं, बाकी देशों के जरिए क्या दावा है, अब ये भी जान लीजिए। रूसी एजेंसी जो कह रही है कम से कम 45 सैनिकों की मौत तो इस झड़प में हुई है, जबकि अमेरिकी एजेंसी का मानना है कि 60 का नुकसान चीनी सैनिकों का चीनी सेना को हुआ है। चीनी सोशल मीडिया पर जो दावा है वो 39 का है, जबकि भारत कह रहा है कि अगर इधर 20 जवान शहीद हुए तो उधर 40 को हमने मार गिराया। जबकि चीन पहली बार ये कबूल कर रहा है कि हाँ नुकसान तो हुआ, लेकिन इतना बड़ा नहीं, बल्कि 5 सैनिकों की मौत की बात चीन के जरिए कबूली जा रही है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से शिवम भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे जानना और समझना जरूरी है कि चीन में ये बदलाव कैसे और क्यों देखा जा रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल जीसी द्विवेदी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा हमारे साथ हैं, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल जीसी द्विवेदी सर आपसे ही, चीन में इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि वो बात अलग है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग को लेकर आज की बातचीत में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा छिड़ेगी, यहां भी डिसएंगेजमेंट को लेकर चीन से बातचीत होगी, लेकिन इन पिछले 8 महीनों में हिंदुस्तान की बढ़त को आप कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये पहल चीन ने की, चीन ने आक्रमण किया, और चीन की एक मंशा थी कि वो इस जीत को बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे और उसके बाद इसको नेगोशिएट करेंगे। उनका एक चाइना में एक मुहावरा है, सांशे तानपान, यानी कि पहले किसी भी जगह को पकड़ो, उसके बाद लंबी नेगोशिएशन करो और फिर अपना कब्जा जमाओ। ये जो चीन ने पहल की, तो पहले तो उसको फायदा हुआ, उसको एक क्या कह सकते हैं एडवांटेज मिला, पर जब हमने गलवान में उनको दिखा दिया कि देखो ये आपकी जो चाल है नहीं चलेगी, और उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। चाहे कि उसने अभी कबूल किया कि उसकी 5 कैजुअलिटी हुई है, पर
सब आंकड़े बता रहे हैं कि उसकी कैजुअलिटी बहुत ज्यादा थी और करीबन 40 से ऊपर हुई है। और चीन तो झूठ बोलने का उसका एक रवैया होता है। आप देखो, जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी तो उसके 3 करोड़ जो अपने सिटीजन हैं वो मरे थे, अभी तक कबूल नहीं किया। इसी प्रकार थियानन के अंदर हजारों लोग मरे थे, अभी कबूल नहीं किया। और यह वुहान में भी उसका यही रवैया रहा है। तो 29-30 जून को एक्चुअली पलड़ा बदला, गेम चेंज हुई, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, कहीं कमांडर रह चुका हूं। 5 राउंड तक आप देखें चीन का रवैया बहुत कड़ा था। जब 29-30 को हमने क्लैश रेंज पकड़ी, तो जब 6 राउंड शुरू हुआ तो चीन ढीला पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही अहम जीत थी। जो भी उसने थोड़ा फायदा उसको मिला नॉर्दर्न बैंक पर फिंगर 4 तक, वो पूरा नाकाम हो गया, क्योंकि कैलाश रेंज जो है एक बहुत अहम हमारी जीत थी, जिससे उसके पूरे जो डिफेंसेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। उसके बाद चीन जो है धीरे धीरे ये टेबल पर उसका रवैया नरम हुआ और अभी ये डिसएंगेजमेंट पर आ गया है। तो डिसएंगेजमेंट जो है ये भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पेचीदे बातें होती है। पहले हम देखते हैं कि जो उसने बोल रहा है वो कर रहा है, तो उसकी समीक्षा हो रही है। तो अभी ये 10th राउंड है, इसमें सबसे पहले वामसो की एरिया की समीक्षा होगी और आगे गलवान और देपसम पर बात कैसे बढ़ती है इसकी बातचीत होगी। मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले चीन जो है वो पूरी तरह निष्फल हो गया है, नाकाम हो गया है, क्योंकि उसकी जो चाल थी, ये शी जिनपिंग उनकी खुद अगुवाई के नीचे ये सारा ऑपरेशन हुआ था, वो सारा ऑपरेशन नाकाम हो गया है। इसकी दुनिया में बहुत ही बेइज्जती हुई है और भारत की छवि जो है बहुत उभर के आई है। और हमने दुनिया को और चीन को बता दिया है कि उनकी जो सीना जोरी है नहीं चलेगी, और हमारे सैनिक जो है बहुत बेखूबी से उसका जवाब दें। और इस वीडियो के बाद तो देश का बच्चा बच्चा उसका सीना 56 इंच का जरूर हो गया है। वीएन झा सर, चीन जो कि बातचीत जरूर करता था लेकिन समाधान की तरफ जाता नहीं था। 8 राउंड तक किसी नतीजे पर हम पहुंचे नहीं। 9वें राउंड में माना गया कि ठीक है, डिसएंगेजमेंट पर सहमति बन गई है, क्योंकि चीन ये कह रहा था पहले आप पीछे हटिए, हिंदुस्तान कह रहा था दोनों तरफ से पीछे हटना चाहिए। 9वें दौर के बाद डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को पूरा किया भी गया। उसके बाद 5 सैनिकों की मौत की बात कबूल करना, फिर ये वीडियो जारी करना, ये सब कुछ क्या है? देखिए रचना जी, अभी जो जनरल साहब ने कहा, जनरल द्विवेदी ने कहा, बिल्कुल सही चीजें हैं, लेकिन हमें इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए चीन ने नहीं माना होता कि उसके भी 5 भी सैनिक मरे हैं, तो क्या हमारी रणनीति में कोई फर्क आती? नहीं। देखिए, हमारे जवान ने, हमारे सैनिक ने वो काम किया उस 15 जून को जो उन्हें करना था। अब इसको चीन माने नहीं माने उससे क्या फर्क पड़ता है? आगे की मानसिकता बस यही रहनी चाहिए, जब भी आन पे बनाए तो वहीं पे अपना जो जमा खाता है बिल्कुल सही कर लो। बाद में कौन क्या कहता है, कौन नहीं कहता है, और इसी के लिए इस सरकार ने आर्मी के हाथ खोल दिए हैं, छूट दे रखी है। तो चीन आज को क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जिस दिन ये गलवान हुआ था उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही जो वहां की जो मैगजीन थी उन्होंने कबूल किया था कि उनके 46 सैनिक मरे हैं। फिर यूएस की इंटेलिजेंस आई, उन्होंने कहा था 76 के आसपास में है। यूएस की एक और इंटेलिजेंस आई जिसमें कहा 107 लोग मरे हैं। और ये चल रहा है, मतलब आप हमारे जो यहाँ पे जयचंद हैं उनको पूछिए तो वो कहेंगे कि नहीं, उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। उस पे मत जाइए। हमारी सेना को जो करना था वहां कर दिया है, और जो आगे भी करना है वो करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी है, अभी जो ये घोघरा और हॉट स्प्रिंग देपसांग का जो भी क्वेश्चन चल रहा है, इसमें काफी मुश्किलें फेस होगी। क्योंकि याद रखिए, जैसे जनरल साहब ने कहा कि जब तक हमने कैलाश रेंज को पे हमने कब्जा नहीं किया था, तब तक वो हमें से बात ही नहीं करते थे पेगोंग से हटने की। तो ये वांटेज पॉइंट जब हमें वो 29 और 30 अगस्त को मिला, उसके बाद ही चीनी सैनिक जो है वो डिस्कशन नेगोशिएशन टेबल पे आए। लेकिन अभी घोघरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग में हमारे पास वांटेज पॉइंट्स बहुत कम है या नहीं है। तो किस तरह से चीन से हम डील कर पाएंगे नेगोशिएशंस में, ये हमें पता नहीं है। लेकिन आगे
होपफुल रहते हैं सर, होपफुल रहते हैं। भारतीय पिछले 8 महीने में जो गतिरोध की स्थिति थी वो तो थमती हुई नजर आ रही है। डिसएंगेजमेंट दोनों ही देशों की तरफ से हुआ है। इस बीच बीजेपी लीडर शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, पहला सवाल आपसे ही कर लेती हूँ, फिर शिवम से पूछूंगी। सबूत गैंग जो बार बार सबूत मांगता था, ये तो भारत सरकार की तरफ से वीडियो जारी नहीं हुआ है ना, ये तो चीनी मीडिया की तरफ से जारी हुआ है। सबूत अब तो मिल गया होगा। रचना जी, पता नहीं इस बात पर क्यों जोर होता है कि कौन सबूत गैंग और कौन सी क्या बातें। जब देश की बात हो रही है तो भारत और चीन के बीच, तो हम इस पर स्थिर न रह करके, या मोल्डो की जो वार्ता आज हो रही है उसमें हम क्या गेन कर सकते हैं, इस पर फोकस न हो करके हम तमाम उस डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों पर फोकस होते हैं और घरेलू पॉलिटिक्स को बीच में ले आते हैं। ये जब दो देशों के बीच बातचीत होती है तो घरेलू पॉलिटिक्स की इसमें कोई जगह नहीं। सर कौन लेकर आता है बीच में? सर कौन है जो सबूत मांगता है? कौन है जो बार बार सवाल पूछता है? इस डिबेट में इस प्रश्न के उठने का क्या मतलब था? कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आ रहा है। मैं ये फिर से उस पॉइंट पर आना चाहता हूं। सामने आया सर, जो वीडियो टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, जब वो वीडियो सामने आया तो पब्लिक डोमेन में ये बातें होने लगी कि अच्छा ऐसा हुआ था, हिंदुस्तानी और चीनी सेना ऐसे आमने सामने आए थे, जो लोग सवाल उठा रहे थे उन्हें तो जवाब मिल गया होगा। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो मैं आगे बढ़ूं, आपकी इजाजत हो तो मैं आज मोल्डो वार्ता पर फोकस करता हूं। देखिए, एक बातचीत, अभी की बातचीत में एक शब्द हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं कि कैलाश रेंज में हमने कब्जा किया था। नहीं, हमने कब्जा नहीं किया था, ये हमारा ही इलाका। हमने अपने इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत की, और जो अगस्त के लास्ट महीने में ये जो पोजीशन मजबूत थी उसका दबाव ये वार्ता में देखने को मिला है, जो 9वें चक्र में हमने हासिल की। ये फैक्ट है। पर एक बात जो चीन से सावधान रहने की है वो ये है कि जब जो गलवान की घटना हुई थी उससे पहले भी हम चीन से लगातार बातचीत कर रहे थे और कॉर्प्स लेवल पर, बड़े लेवल पर बात कर रहे थे। इसके बावजूद वो घटना घटी, और आज भी जब हम बातचीत कर रहे हैं 10वें राउंड की, तो ये मानकर निश्चित नहीं हो सकते कि ऐसी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि ये रणनीति हो सकती है चाइना की ओर से। क्योंकि आज देखिए, अब तक हमारे पास जो मजबूत स्थिति थी कि हम ऐसी जगह पर पोजीशन बनाए हुए थे कि मोल्डो गैरिसन एरिया को पर निगरानी कर पा रहे थे। तो आज अगर डिसएंगेजमेंट हुआ है, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, और दोनों सेनाएं अपनी अपनी पोजीशन में वापस लौटी हैं, और अगर हमने वो पोजीशन छोड़ दिया है जहां पर की पोजीशन हमने बनाकर रखी थी, तो फिर 10वें दौर की वार्ता में वो प्रेशर का जो हमारे पास हथियार था हमने लूज कर लिया है। तो क्या ऐसी स्थिति में 10वें राउंड की बातचीत में हमारे पास वो कौन सी बातें होंगी कि हम उनको देपसांग से हटने के लिए विवश करेंगे कि हॉट स्प्रिंग से हटने के लिए विवश करेंगे? ये महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल। आपने जब ये सवाल उठाया है तो क्यों ना शिवम जी इस बात का जवाब दें। शिवम जी, इस वीडियो को देखकर ये तो साफ हो गया कि ये नए भारत का वीडियो है। जब हम बार बार जिक्र करते हैं कि 1962 वाला भारत अब हम नहीं है, ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसकर बांटना जानता है। इस वीडियो के बाद चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन 10वें राउंड की मीटिंग को लेकर क्या गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग, यहां से कैसे डिसएंगेजमेंट करवाएगा हिंदुस्तान? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम कुमार जी ने आके बड़ी शालीनता और सच्चाई के साथ इस चीज को मोड़ दिया और आपको ये कहा कि क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, और जब बात होती है एक देश से दूसरे देश की तो हम इसमें घरेलू पॉलिटिक्स क्यों लाते हैं। भाई, न्यूज चैनल्स वाले घरेलू पॉलिटिक्स नहीं लाते हैं ना, उनका ये काम है। लेकिन मेरे ही देश के बैठे हुए जयचंद जब हमारी सरकार की बात पर, मेरे देश की सेना की बात पर, मेरे देश की मीडिया की बात पर और हर किसी की बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एक तरफा जो है चीजें कही जाती है और कहा जाता है कि सिर्फ भारत का नुकसान हुआ है, और ये कहते हुए जरा से शर्माते भी नहीं है वो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मेरे देश की बेइज्जती होती है, उसे नीचे दिखाने का काम किया जाता है, या उसमें प्रोपेगेंडा करने का काम किया जाता है, या मेरे ही देश के कुछ कथित जर्नलिस्टों की स्टोरी उठाकर अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छाप दी जाती है और कहा जाता है कि चाइना का कोई नुकसान नहीं हुआ, तभी इन लोगों का सीना बड़ा फूलता है, बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये प्रोपेगेंडा में रेड हैंडेड पकड़े गए क्योंकि चाइना ने खुद बोल दिया, नंबर्स कम है
पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उन्होंने खुद बोल दिया तो अब अपने आप से कहने लगे कि ऐसे कैसे आप आप ऐसे कैसे घरेलू बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे घरेलू बातें कर रहे हैं। आपने किया है साहब, ये आप ही का जो आपने जो इस देश को मलाइन करने की कोशिश की थी उसी की सफाई हो रही है। अब आ जाते हैं पॉइंट पर। हाँ, लेकिन शिवम मैं वही पूछना चाह रही थी, चाइना जो इस बात को कबूल करे कि हाँ उसका नुकसान हुआ है, चाइना जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में अपनी सहभागिता निभाए, क्या विस्तारवादी नीति को छोड़ देगा चीन, या फिर ये उसकी एक नई स्ट्रैटेजी, नई चाल हो सकती है? डिफेंस मिनिस्टर का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनके प्रवक्ता है हुन चुनियांग, उन्होंने कहा है कि हमारा जोर है। पहली बार उनकी अगर आप भाषा देखेंगे और पढ़ेंगे तो समझेंगे कि चाइना पिछले कुछ समय में किस तरह से मॉडरेटर हो गया है और किस तरह से चीजों को आके ले जा रहा है। कहता है हम पहले दिन से चाहते हैं कि हमारी जो डिसएंगेजमेंट पॉलिसी है, भारत हमारा एक करीबी मित्र है और हम चाहते हैं पड़ोसी है, किसी भी तरह से ये जिस तरह का टसल चल रहा है बॉर्डर पर, इसमें से डी एंगेज होना ही है। उसके सिग्नेचर उसको देते हुए हमने अपनी सेनाएं वापस बुला ली हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह की अप्रोच भारत की रहेगी और हम जो है पूरी तरीके से हर जगह से डिसएंगेज कर जाएंगे। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं लास्ट में समाप्त करते हुए, चाइना वो देश है जिसने 1962 में अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या को बताने के लिए इतना लंबा समय लिया था। 1994 में उन्होंने बताया था कि 62 में कितने मरे थे, और 67 में जब मेरे देश की सेना ने उनके 300 फौजियों को 2.5 फीट गाड़ दिया था, उस संख्या को बताने के लिए उन्होंने करीब मतलब आज कितना लंबा समय हो गया, उसके बाद भी वो खुलकर नहीं बताते, क्योंकि जब भी उनके यहाँ कोई डेंट हुआ है उन्होंने कभी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया नहीं है। तो प्रेम जी, अगली बार जब मेरे देश का सैनिक आंख से आंख मिलाकर खड़ा हो और उनको मार रहा हो, जिस तरह से गलवान में एक एक ने 3-3 को मारा, तो मेरी आपसे विनती है, जैसे आपकी भाषा आज है ऐसे ही आपकी भाषा तब रहे और आप मेरे देश की सेना पर, सेना के शौर्य पर, सेना के जवान पर इस तरह से आशंका ना जाहिर। लेकिन चौतरफा घिरा है चीन, प्रेम कुमार जी आ रही, चौतरफा घिरा है चीन, फिर वो चाहे हिंदुस्तान के साथ बाकी देशों की बात हो या फिर चाहे उससे बिजनेस व्यापार के रिश्ते खत्म कर दिए गए हो, उसके ऐप्स को बैन कर दिया गया हो, या फिर बार बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए या सेना अध्यक्षों के जरिए ये बताया गया हो कि चीन अपनी हद में रहना जरूरी है। याद दिलाना होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे राज्यसभा में बयान दिया था और कैसे चीन को 2 टूक दी थी। अजय जांडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीटिंग को लेकर अपडेट हम लेंगे, लेकिन फिंगर 4 तक ही भारतीय इलाका कहना गलत है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था। भारत का 43,000 वर्ग किलोमीटर चीनी कब्जे में है, ये कहा था राजनाथ सिंह ने। एलएसी भी फिंगर 8 तक है, फिंगर 4 तक नहीं, जो कि चीन लगातार दावा करता है। भारत ने यथास्थिति में बदलाव होने से रोका है, इनकार किया है और इसीलिए गतिरोध की स्थिति लगातार एलएसी पर बनी रही। ऐसे में डेप्सांग समेत सभी मुद्दों पर आगे बातचीत होगी, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था और आज की मीटिंग में होना यही है। गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग, यहां भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो, जो भी गतिरोध की स्थिति है वो जल्द से जल्द खत्म हो, यथास्थिति पहले वाली बनानी जरूरी होगी। लेकिन फिंगर विवाद ये है क्या, जिसको लेकर लगातार चर्चा होती है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। भारत चीन के बीच में लंबे वक्त से फिंगर विवाद है। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि फिंगर 8 तक एलएसी है, जबकि चीन दावा करता है कि फिंगर 4 तक ही आपका इलाका है, यही भारत तक की हद है। लेकिन भारत इसे लगातार ठुकरा रहा है। एलएसी मानता है वो फिंगर 8 तक, लेकिन चीन कह रहा है 5, 6, 7, 8 ये सभी फिंगर इलाका चीन के इलाके में आता है, ये चीनी सीमा में आता है। इसी को लेकर विवाद है, इसीलिए लगातार अब चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने रहते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। ऐसे में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग पर जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, वहां डिसएंगेजमेंट को लेकर आज 10वें राउंड की बातचीत हो रही है। अजय जांडियाल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मोल्डो में 10वें राउंड की मीटिंग हो रही है। अजय, मीटिंग को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल आज की जो मीटिंग होने वाली है 10वें चरण की, उसमें एक चीज बड़ी साफ है कि भारत अपना मजबूती से पक्ष रखने वाला है और उन चीजों पर बात होगी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कही थी कि 44,000 किलोमीटर वर्ग एरिया जो है वो चीन ने जो कब्जा किया है उसे छोड़ना होगा। और यही इसी तरह से जिस भी इलाके में चीन जो है भारतीय क्षेत्र में घुसा हुआ है उसे छोड़ना होगा। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो सुधरेगी, तभी इस बातचीत के और बेहतर मायने जो
है वो निकल सकते हैं, रिजल्ट दिखेंगे। अदरवाइज किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि अगर जो बातचीत के जरिए जो पैंगोंग में अभी डिसएंगेजमेंट हो रहा है उसके बाद ये कहा जाए कि भारतीय सेना जो है कहीं बैकफुट पे आ गई है या भारतीय सेना ने अपनी जो चौकसी है उसे कम कर दिया है, क्योंकि भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये दोनों सेनाओं ने ये डिसाइड किया है कि दोनों सेनाएं जो है उस इलाके को खाली करेंगी और पीछे पीछे जाएंगी। उसकी पीछे वजह यह है कि अगर चीन वहां रहता है और भारत पीछे आता है तो चीन आने वाले दिनों में कुछ और नुकसान कर सकता है। और अगर चीन को यह डर है कि अगर भारत वहां रहता है, क्योंकि भारत ने जो चोटियां जो है जहां पे भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट है वो इस इलाके में है कि वहां से चीनी सेना के दूर दूर तक के इलाकों पर नजर रखी जा सकती है। तो इस वजह से चीन को इस चीज का डर है। इस वजह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि दोनों सेनाएं पीछे जाएंगी और उसके बाद जो है बातचीत का चरण आगे बढ़ेगा। और 10वें दौर में भी उम्मीद यही की जा रही है कि बातचीत भारत की तरफ से यही होगी कि चीन ने जिस इलाके में इंकर्शन किया है, जहां पर चीनी सेना नाजायज तरीके से बैठी है, उसे छोड़ दे, उसे छोड़कर पीछे चली जाए, तो उस पर आगे बातचीत के सिलसिले को बढ़ेगी और दोनों देशों को इसके फायदे भी होंगे। सबसे जो दिक्कत है LAC पर, जो मैं आपको बताऊं होती है, वो यह है कि LAC पर किसी भी तरह की कोई लाइन नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन सा इलाका चीन का है, कौन सा इलाका भारत का है। और इसी वजह से कई बार पहले इस चीज को लेकर विवाद होता रहा है कि कभी चीनी सेना अंदर आती है, कई बार ये भी हुआ है कि भारतीय सेना चीन के क्षेत्र में चली जाती है, बाद में चीन उसे ऑब्जेक्ट करता है। मगर इस चीज को साफ करने के लिए जब बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है उसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में भारत ये कहे कि आप इस LAC को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके से फ्यूचर में गलवान या उसी तरह के कोई और वाकया ना हो, ऐसी घटना ना हो। ये हिंदुस्तान हमेशा से चाहता रहा है, जो कि अपने बयान में सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ने भी बार बार दोहराया है। दुश्मनी हम किसी से आगे बढ़कर करते नहीं, दोस्ती निभाते हैं, लेकिन अगर हमें टेढ़ी नजर से देखा गया तो फिर जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। अजय, नजर आप बनाए रखिएगा। मीटिंग हो रही है, 10वें राउंड की मीटिंग है। ऐसे में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेपसांग को लेकर बातचीत होगी, लेकिन चीन की टेढ़ी निगाहें कहां कहां हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दौलत बेग ओल्डी, पैंगोंग सो, डेपसांग और गोगरा, यहां किस तरह से चीन ने हमेशा टेढ़ी नजर रखी है, ये आपको समझाने के लिए कुछ रिसर्च हम आपके सामने रख रहे हैं। दौलत बेग ओल्डी दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, यहां चीन की हमेशा से नजर रहती है और यहां पर भी गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में आप चीन को एक बार फिर से बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से रहेगी कि चीन की टेढ़ी नजर या तो सीधी हो जाए या फिर जवाब देना हम जानते हैं, जैसे कि गलवान में हुआ भी। अब आगे बढ़ते हैं। दौलत बेग ओल्डी के बाद हम बात करेंगे अगले गतिरोध की स्थिति, जहां पर पॉइंट्स पर गतिरोध बरकरार है। दौलत बेग ओल्डी के बाद 2013 में चीन ने यहां पर अस्थायी कैंप बना लिया था। इसके बाद भारतीय सेना ने इलाके में और मजबूती से पांव भी जमाया और भारतीय सेना ने दिखा दिया कि आपको पीछे धकेलने में हम किसी से कम नहीं। दौलत बेग ओल्डी को 1962 की स्थिति में जैसे देखा गया था उससे कहीं मजबूत स्थिति में हिंदुस्तानी सेना वहां पर है। युद्ध की स्थिति में दौलत बेग ओल्डी से चीन की सीमा में घुसकर हमला करना बेहद आसान रहता है, इसीलिए यह सबसे ऊंचा हवाई अड्डा यहां पर बनाया गया, जो कि हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाता है। यहां से भारत चीन सीमा पर स्थित चीनी सेना पर बखूबी निगरानी भी रखी जा सकती है, यह हिंदुस्तानी सेना को फायदा होता है, इसीलिए चीन की निगाहें यहां। गलवान घाटी, जहां पर लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में ये स्थित है सीमा, और भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा यहीं पर स्थित है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। ऐसे में ये घाटी अब साल 1962 में भारत चीन युद्ध के केंद्र में गलवान घाटी ही थी, और गलवान घाटी ही है जहां पर झड़प की खबर थी और जहां पर 20 सैनिक शहीद हुए थे हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन उसका डबल नुकसान वहां हुआ था। पैंगोंग सो झील हिमालय में 4350 मीटर की ऊंचाई पर है ये झील, और यहीं पर फिंगर 1 से लेकर 8 तक गतिरोध की स्थिति वक्त पर देखी गई है। पैंगोंग झील से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC होकर गुजरती है। फिंगर 8 तक हिंदुस्तान अपना इलाका मानता है, लेकिन चीन का मानना अलग है। झील करीब 135 किलोमीटर लंबी है और इसका पश्चिमी भाग भारत के पास है। झील के उत्तरी किनारे पर कटे हुए पहाड़ हैं जिन्हें भारतीय सेना फिंगर्स कहती है, जिसका जिक्र आप बार बार सुनते होंगे LAC का जिक्र जब छिड़ता होगा तो। ऐसे में झील के आसपास की जो स्थिति है वहां आधे इलाके में चीनी सेना तैनात रहती है, जबकि इधर हिंदुस्तानी सेना तैनात रहती है। लेकिन कोंका दर्रा, इसको लेकर भी लगातार
गतिरोध की स्थिति सामने आती रहती है। एक पहाड़ी दर्रा है जो कि लद्दाख के क्षेत्र में आता है और यहां पर भी चीन गुस्ताखी करने से बाज नहीं आता। कोंका दर्रे का उत्तर पूर्वी हिस्सा चीन की ओर है जो कि अक्साई चिन कहलाता है। दर्रे के उल्टी तरफ का हिस्सा भारत के लद्दाख की ओर फैला हुआ है। ऐसे में 1959 में भारत की सेना पर दर्रे के पास चीनी सैनिकों ने हमला बोला था। हमला भारत चीन युद्ध की शुरुआत से पहले ही बोला गया था। आप समझिए, चीन कि पहले से ही टेढ़ी नजर रखता है। ऐसे में आज जब 10वें राउंड की बातचीत हो रही है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि फिर से बातचीत के जरिए हल निकाल लिया जाएगा, बनिस्बत कि चीन की तरफ से कोई गुस्ताखी या कोई गतिरोध की स्थिति यहां पैदा करने की कोशिश ना हो। चर्चा पर हम लौटेंगे, लेकिन उस 10वें राउंड की बातचीत आज हिंदुस्तान और चीन के बीच में हो रही है। कमांडर्स एक बार फिर से आमने सामने मोल्डो में बैठेंगे और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश उन पॉइंट्स पर होगी जहां अभी भी गतिरोध की स्थिति है। और इस बीच बड़ी खबर, चीन अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। एक तरफ सेना हटाने पर राजी है, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कई जगह कर ली गई। ऐसे में चीन प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी कर रहा है अपने ही देश में सहानुभूति बटोरने के लिए, और यही वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। गलवान का ये वीडियो है जिसमें चीन के सैनिकों को दिखाया गया है। चीनी मीडिया में ये वीडियो जारी हुआ है। वीडियो में चीनी सैनिक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें ऐसे दिन की नजर आ रही हैं, कुछ तस्वीरें रात के वक्त की भी हैं जब गलवान में चीन और भारतीय सेना के बीच में झड़प हुई थी। और इसी झड़प में हमने 20 जवानों को खो दिया था, शहीद हुए थे, लेकिन चीन को उसका डबल नुकसान झेलना पड़ा था। वो बात अलग है कि चीन कबूल कर रहा है सिर्फ 5 सैनिकों की मौत हुई थी। वीडियो में कई लहूलुहान चीनी सैनिक भी नजर आ रहे हैं जिन्हें भारी पड़ा हिंदुस्तानी सेना से पंगा लेना, ये हम कह सकते हैं। गलवान घाटी में हिंसा की खबर के बाद लगातार भारत और चीन के बीच में बातचीत का दौर भी चला है। आज 10वें राउंड की बातचीत हो रही है। ऐसे में जिन जिन पॉइंट्स पर अभी भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, वहां भी यथास्थिति बरकरार रखने के लिए मई 2020 से पहले की स्थिति भारत चाहेगा और इसी को लेकर बातचीत होगी। एक तरफ भारत सरकार चीन को साफ संदेश दे रही है कि वो हद में रहे, वहीं विपक्ष चीन से जमीन विवाद पर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। चीन वैसे बहुत मुश्किल से अपनी सत्यता की बातें आगे करती हैं। वो रहस्यपूर्ण तरीके से उनकी पूरी सब गतिविधियां रहती हैं, लेकिन उन्होंने खुलासा किया, स्वीकार किया। तो जो भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि चीन की तरफ भी बहुत काफ़ी लोग हताहत हुए हैं 40 की संख्या में, तो उसको उन्होंने कम से कम स्वीकार तो किया। देखिए, इस बात की तो तस्दीक हुई ना, मैं बेहद खुशी की बात है, लेकिन इस बात की तो तस्दीक हुई थी ना कि अंदर आए थे। फिर उस तरह के बयानों का क्या मतलब रहा? कोई 1 इंच अंदर नहीं घुसा है। अभी भी हमारे संदर्भ में मैं कहूंगा कि जवानों के हौसले में कभी कमी नहीं रही है, जो विपरीत परिस्थिति में सरहद पे है, खास करके चाइनीज सरहद पे। दिक्कत है ना उन डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स की जहां डिप्लोमेसी का मतलब ट्रायल बैलून समझा गया है, खास करके चाइना के बरक्स। भाई, अब डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं, मगर आपने एस्केलेशन की बात तो कभी मानी नहीं। आप कह रहे हैं कि अब चीन पीछे जा रहा है, मगर आपके मंत्रियों ने तो कभी ये माना ही नहीं कि चीन आगे आया था। जब चीन आगे ही नहीं आया था तो पीछे क्यों जा रहा है? तो इसका मतलब ये है पूरे देश से भाजपा की केंद्रीय सरकार ने झूठ बोला। चीन ने हमारे देश की हजारों किलोमीटर जमीन के ऊपर आज भी कब्जा किया हुआ है और ये लोग देश के लोगों से इस बात को छिपा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली रिएक्शन आपने सुने। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और उठा भी रहा है और बता रहा है कि चीन ने हजारों स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया है और सरकार इस बात को छिपा रही है। हमारे साथ पैनल मौजूद है। जीसी द्विवेदी सर, मेरा सवाल आपसे ही है, जो मौजूदा स्थिति है जहां चीन साफ शब्दों में कहे तो झुकता हुआ और दबता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो वीडियो जारी करके सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो या फिर ये मानना हो कि हाँ 5 सैनिक मारे गए थे, हालांकि संख्या बहुत ज्यादा है, ये सब जानते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं, चूंकि पाकिस्तान का सहारा लेकर अपनी नापाक हरकतें अंजाम दिलवाता है चीन पाकिस्तान के जरिए, तो क्या ये सही वक्त है कि लगे हाथों पाकिस्तान को भी सबक सिखा दिया जाए और दो तरफा वार किया जाए? बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो कैलाश रेंज है, इस पर बहुत घमासान युद्ध हुआ था 1962 में और हमारी 13 कुमाऊं और वानिड जीआर ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसलिए चीन
कैलाश रेंज की जो अहमियत है वो अच्छी तरह जानता है। अभी दूसरा सवाल आपने बोला कि पाकिस्तान को साथ ही साथ लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का एक बहुत ही गठबंधन है। और अभी अभी आपने डीबीओ का जिक्र किया, देवसान का जिक्र किया, ये इलाका बहुत ही अहम है चाइना के लिए, क्योंकि इसके साथ ही शख्सगम वैली लगती है। वो चाहता है कि यहाँ डीबीओ से वो शख्सगम वैली तक पहुंच जाए, उसके बाद साथ ही पीओके लगता है। तो यहाँ चाइना और पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी गठबंधन और कोलिजन हो सकती है। और साथ ही साथ हमें सियाचिन का भी बहुत फिक्र है, वहां मैं बटालियन कमांडर था। तो अगर चीन डीबीओ के ऊपर आ जाता है तो चाइना वो सियाचिन को भी काफी खतरा पैदा हो सकता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि चीन और पाकिस्तान को हमें एक ही हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का बहुत गहरा गठबंधन है। टू फ्रंट की जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल एक साकार बात हो चुकी है। इसलिए और ये वक्त सही है, वक्त को देखते हुए ऐसा करना भी चाहिए। वीएन झा सर, क्या पाकिस्तान को लेकर तो हमने जिक्र किया ही कि पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का वक्त है, लेकिन क्या ये सही है कि क्वाड प्लान काम कर गया और साथ ही साथ साउथ चाइना सी में जिस तरीके से घेराव हुआ, चीन के पास कोई विकल्प नहीं था बजाय के झुकने के? जी हाँ रचना जी, देखिए प्रेशर चीन के ऊपर में हर तरफ से आया हुआ है। इंटरनेशनल जो थू हुई है वो तो हुई ही है। क्वाड ग्रुप जो अब लगभग एक साथ आके एक सिक्योरिटी प्लान पे काम कर रहे हैं वो भी हुआ है। जितने हमारे जॉइंट एक्सरसाइज थे क्वाड ग्रुप के साथ, चाहे मलाबार एरिया में हो चाहे और कहीं पे हो, ये भी सत्य है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरत ये है कि हमारे अंदर के जो कुछ भाषाएं हैं सबसे पहले वो ठीक हो। देखिए अभी ही जो वो क्या नाम था उनका, मनोज झा, वो बोल गए और बाकी लोग बोल गए कि जब घुसा हुआ नहीं था तो कैसे गए। उन लोगों ने ये प्रण बना लिया हुआ है कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूं सबों को, वो प्रधानमंत्री मोदी की जो 19 जून की है उस आवाज को सुने। वो गलवान में जो लड़ाई हुई थी, गलवान के बारे में उन्होंने कहा था, उनके शब्द ये हैं, पूर्वी लद्दाख में गलवान में जो हुआ, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारा कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में। ये उन्होंने कहा था 19 जून को गलवान के बारे में, और ये अक्षरशः सत्य है। इसमें और किसी तरह अब तो वीडियो भी सामने आ गया, अब तो सबूत है सामने। प्रेम कुमार जी, क्या आप मानेंगे भारत सरकार के कुछ तो ऐतिहासिक फैसले रहे हैं, देखिए, जिससे चीन बैकफुट पर है, चाहे वो व्यापारिक संबंधों को खत्म करना हो या फिर चाइना के तमाम ऐप्स को बैन करना हो, रीढ़ तोड़ दी चीन की। देखिए रचना जी, एक पहले तो इस बात का जवाब दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा, सीमा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, तकनीकी रूप से बिल्कुल सही कह रहे बीके झा साहब कि उसमें कोई भी गलत बात नहीं, हमारे बॉर्डर में तो घुसा ही नहीं थी। लेकिन जो कुछ हुआ उसका तो जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया ही नहीं। जो एलएसी, जो रक्षा मंत्री ने कहा था कि एलएसी के इलाके में, हमारे प्रभाव वाले इलाके में चीन की सेना घुस गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था। लेकिन उस चीज को प्रधानमंत्री जी को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि हमारे घर में कोई न घुसा हुआ है, न किसी बॉर्डर पर किसी का कब्जा है। इस बयान का इस्तेमाल चाइनीज ने किया। सर थोड़ा सा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। शिवम मुस्कुरा रहे हैं, शिवम शायद रिएक्ट करना चाह रहे होंगे, लेकिन माफी के साथ शिवम सॉरी, वक्त नहीं है। प्रेम कुमार जी, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब तो देखिए भारतीय सेना के शौर्य का, साहस का, पराक्रम का वीडियो सामने आया है। आप भी गर्व से सीने को चौड़ा कीजिए, 56 इंच का सीना आपका होना चाहिए। 10वें राउंड की बातचीत से होपफुल रहते हैं, ताकि जो बाकी बिंदु हैं, बाकी जो पॉइंट्स है जहां पर गतिरोध बना हुआ है, उसे भी खत्म कर दिया जाए बातचीत के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। 10वें राउंड की बातचीत पर निगाहें हमारी लगातार बनी हुई है, जो भी नतीजा वहां से निकलकर सामने आएगा उस पर भी निगाहें होंगी। चाहता है हिंदुस्तान कि बातचीत के जरिए ही समाधान हो जाए, वरना मजबूरन घर में घुसकर मारना होगा, जो हिंदुस्तान करता आया है। एक ब्रेक का वक्त है।